नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। देहरादून से ये बड़ी खबर है, धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज होनी है। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। धामी कैबिनेट की आज अहम बैठक है। सीएम धामी करेंगे इस बैठक की अध्यक्षता। शाम 4 बजे ये अहम बैठक होगी। सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में ये बैठक रखी गई है। प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मंजूरी मिल सकती है। कई अहम प्रस्ताव हैं जिन्हें पेश किया जाएगा। आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक है। सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में ये बैठक रखी गई है। शाम 4 बजे बैठक होनी है। नई एमएसएमई नीति सहित कई प्रस्तावों पर चर्चा होगी। प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मिल सकती है मंजूरी। धामी कैबिनेट की एक अहम बैठक आज होनी है, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होनी है और उन्हें हरी झंडी भी मिल सकती है। सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में दरअसल ये बैठक रखी गई है। शाम 4 बजे ये बैठक रखी गई है। शाम 4 बजे ये बैठक रखी गई है। धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज, कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होनी है। इसमें सीएम धामी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे साथ सहयोगी अनुज अवस्थी जुड़ गए हैं। अनुज, आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की आज कैबिनेट बैठक है, पहली कैबिनेट बैठक उन्होंने रखी थी पहले अगस्त को, लेकिन वो कैबिनेट बैठक हो नहीं पाई थी किन्हीं कारणों से। लेकिन आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट बैठक सचिवालय में संपन्न होगी, जिसमें कई ऐसे मुद्दे आ सकते हैं, चाहे आपदा को लेकर के, जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और उसके बाद उन्होंने कई ऐसी जो परियोजना है जिनको लेकर के उन्होंने उनसे बात करी। तो कहा जा सकता है कि राज्य में जिस तरीके की सौगातें मिली है, चाहे वो आपदा को लेकर के हो, उससे भी जो है धामी कैबिनेट का बड़ा फैसला आ सकता है। चीनी मिलों को लेकर के, उद्योग को लेकर के भी बड़ा फैसला आ सकता है। साथ ही साथ अगर बात करें राज्य में जिस तरीके से लगातार पुल टूट रहे हैं, उसको लेकर के भी मंत्रिमंडल में काफी बड़ा अहम फैसला लिया जा सकता है। साथ ही साथ अगर बात करें मंत्रिमंडल को लेकर के या कई ऐसे डिपार्टमेंट, जैसे पेयजल की अगर बात करें, सिंचाई विभाग की अगर बात करें, पीडब्ल्यूडी की अगर बात करें, तो कई ऐसे मुद्दे हैं जो वहां पे आ सकते हैं। कैबिनेट में उनका फैसला दिया जा सकता है। साथ ही साथ अगर बात करें राज्य के विकास को लेकर के, अगर डेवलपमेंट की बात करें, जिस तरीके से कल खबर दिखाई गई थी कि शिक्षा मंत्री ने ये निर्देश दिए थे कि आपदा के तहत जो जिन स्कूलों को उनकी मरम्मत करानी है, वो आपदा के तहत उनकी मरम्मत कराए जाएंगे। तो कहा जा सकता है कि मंत्रिमंडल की बैठक में इसका भी फैसला लिया जा सकता है। साथ ही साथ अगर बात करें संस्कृत शिक्षा को लेकर के, तो उसमें जो जिन शिक्षकों को अभी तक 5,000 रुपए मानदेय दिया जा रहा था, उन मानदेयों को बढ़ाया भी जा सकता है। साथ ही साथ करीब 126 ऐसे शिक्षक हैं जिनकी अभी तक मानदेय लटका हुआ है, राज्य सरकार ने उनको मानदेय नहीं है। उसको लेकर के भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है कैबिनेट में। जी बिल्कुल, आप बने रहिए अनुज, आगे आपसे जानकारी लेंगे। चलिए, एक और बड़ी खबर। उत्तराखंड में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। पहाड़ी से लगातार पत्थर गिरने का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है। बद्रीनाथ राजमार्ग पर यातायात अवरुद्ध हो गया है। नंदप्रयाग और छिनका में पहाड़ी से मलबा आ रहा है। पत्थर खिसकने के बाद यातायात रोक दिया गया है। तो पहाड़ी से पत्थर गिरने का दौर भी लगातार जारी है। बद्रीनाथ राजमार्ग पर यातायात फिलहाल बंद कर दिया गया है। लगातार हो रही बारिश के बाद पहाड़ों से मलबा गिर रहा है। पत्थर जो हैं वो जगह से खिसक रहे हैं। मलबा सड़कों पर आ रहा है, जिसके बाद यातायात को फिलहाल रोक दिया गया है। बद्रीनाथ मार्ग पर देखिए, खासकर यातायात को रोक दिया गया है। चारधाम यात्रा चल रही है और ऐसे में लगातार हो रही बारिश अब आफत साबित हो रही है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में बारिश से जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं। उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड के बाद गंगोत्री हाईवे को भी बंद कर दिया गया है। लैंडस्लाइड से कई श्रद्धालु बीच में फंस गए हैं। गंगोत्री धाम यात्रा के रास्ते में श्रद्धालु जो हैं वो फंस गए हैं। उत्तरकाशी जिला प्रशासन ने इसकी जानकारी दी है। लगातार हो रही बारिश की वजह से चारधाम यात्रा पर सीधा असर पड़ा है। गंगोत्री धाम पे आप देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु हैं वो फंस गए हैं। बद्रीनाथ हाईवे पर भी बार बार मलबा आने से यात्रा के लिए जा रहे श्रद्धालुओं को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बारिश की वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड की खबरें आ रही हैं। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जिला प्रशासन ने आदेश जारी करते हुए सभी स्कूलों को बंद रखने के लिए कहा है। आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रखने के लिए कहा गया है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश ने कई सारी समस्याओं को जन्म दे दिया है। जल जमाव की समस्या जो है वो देखने को मिल रही है। पहाड़ी इलाकों में और ज्यादा समस्याएं हैं। मलबा आने से चारधाम यात्रा पर सीधा असर पड़ रहा है। फिलहाल बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हमारे साथ सहयोगी अनुज अवस्थी जुड़ गए हैं। अनुज, देखिए बारिश का सीधा असर जो है उससे कई जगह पर हम देख रहे हैं स्कूल बंद कर दिए गए, लेकिन सबसे बड़ा असर चारधाम यात्रा पर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार बारिश का अलर्ट जारी है, मौसम विभाग ने भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा गया है। नैनीताल की अगर बात करें, चंपावत की अगर बात करें, बागेश्वर की अगर बात करें, इन 3 जनपद ऐसे हैं जहां पे मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा गया है। साथ ही साथ अगर बात करें अन्य पहाड़ी जिलों की, तो वहां पर भी लगातार मौसम में बारिश लगातार जारी है पहाड़ी जिलों में। साथ ही साथ जगह जगह पे भूस्खलन और सड़क पे मलबा आने की घटनाएं सामने आ रही है। कल देर रात नैनीताल जिले के रामनगर में बादल फटा है, जिसके कारण जो है कई चीजें क्षतिग्रस्त हुई हैं, कई लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो वहां पर भी आपदा प्रबंधन की जो टीम है वो लगातार वहां पर रेस्क्यू कर रही है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीम रेस्क्यू कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि बद्रीनाथ केदारनाथ धाम रूट और गंगोत्री यमुनोत्री धाम रूट, ये दोनों रास्ते ऐसे हैं जहां पे लगातार भूस्खलन हो रहा है। सरकार लगातार इस बात को बोल रही है कि जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो सोच समझ के आए और थोड़ा रुक रुक के आए, कि जिस तरीके से मौसम लगातार खराब हो रहा है उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा है। लगातार अगर कहीं भूस्खलन हो जाता है तो करीब 13 से 14 घंटे उनको खड़े रहना पड़ता है, ताकि उनको कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए जो चारधाम यात्रा पर ब्रेक लगा हुआ है, क्योंकि लगातार अगर बात करें मौसम विभाग लगातार अलर्ट दे रहा है। बार की अगर बात करें, देहरादून की अगर बात करें, तो यहाँ पर भी आंशिक रूप से बारिश होने की देखिए लगातार हो रही बारिश ने कई सारी समस्याएं जो हैं वो जरूर खड़ी कर दी। अनुज बनी रही, आगे आपसे जानकारी लेंगे। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के तहसील अध्यक्ष सुनील चौधरी की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने एसडीएम गोपाल राम से मुलाकात की और बाढ़ पीड़ितों की समस्याएं उठाई। कार्यकर्ताओं ने सबसे पहले जोगावाला गांव में एक लेखपाल की ओर से किसानों से दुर्व्यवहार की शिकायत करते हुए उसे क्षेत्र से हटाने की मांग की। इसके अलावा बिजली बिल, सहकारी समिति और अन्य बैंकों के ऋण, केसीसी माफ के साथ साथ बाढ़ से क्षतिग्रस्त भवनों के उचित मुआवजे और नदियों के क्षतिग्रस्त तटबंधों की मरम्मत की मांग भी की, जिस पर एसडीएम ने उनकी मांगों पर सरकारी गाइडलाइंस के तहत नियम अनुसार कार्रवाई का भरोसा दिया है। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि जोगावाड़ा में जो लेखपाल है वो फसलों का जो नुकसान हुआ है उसका सही तरीके से सर्वे नहीं कर रहा है और सभी खेतों को नहीं देख रहा है। इसको लेकर के जो लेखपाल है उससे वार्ता की जाएगी और कोई अगर किसान छूटा हो तो उसको मुआवजा दिलाए जाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। हम इसी बात को लेकर एसडीएम साहब से मिलने आए थे। भाई ऐसे जो लेखपाल है ना हटाया जाओ, जिसे अच्छा आदमी लगाया, जिससे कि जो त्रासदी हुई है इसमें कोई मुआवजे पूर्ति नहीं होगी।
ये तो एक ऊँट के मुँह जीरा देने वाली बात है। मुख्यतः हम ये कहते हैं कि हमारी जो ये त्रासदी हुई है, इसमें हमारी 5 माँगें मुख्य थी और हमारी जो एसडीएम साहब ने अभी दी है, बात हुई है, उन्होंने कहा शासन से जो भी आएगा उसमें सहयोग किया जाएगा। क्या किया जाएगा? कुछ पता नहीं, हवा-हवाई हो सकती है अभी। इस सरकार से कोई ज़्यादा ख़ास उम्मीद नहीं है। जो राकेश टिकैत जी ने हमें कहा था वो हमने सूचना एसडीएम साहब को दे दी कि आप सही तरीके से यहाँ कार्य कर लो। हमारे जो संगठन के तहसील अध्यक्ष सुनील जी हैं, इनको साथ लेकर इनको अपने उसमें लेकर तब कार्य करा जाए। यहाँ संगठन यहाँ बहुत अच्छी तरीके से एक धरना हमारा रुड़की चल रहा है। उसके आगे राकेश टिकैत जी अपने आप बात कर लेंगे या जो भी होगा हमें देख लेंगे सीएम साहब से। हमें तो जो गाइडलाइन दी गई थी उसी के तहत हम यहाँ मिलने आए थे। हमने इनको सारी बातें बता दी कि आप अगर जो दुर्व्यवहार किसानों के साथ हुआ, हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, जो इनकी मांगे है किसानों की जायज मांगे हैं, तो यहाँ बड़ा आंदोलन होगा। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर 10 अगस्त को दिल्ली में महारैली का आयोजन किया जा रहा है। संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी महारैली को सफल बनाने के लिए जनसंपर्क अभियान में जुटे हैं। मोर्चा की लक्सर और खानपुर इकाई के पदाधिकारियों ने दोनों क्षेत्र में जनसंपर्क कर कई विभागों के कर्मचारियों को महारैली की जानकारी दी। मोर्चा के लक्सर अध्यक्ष ने बताया कि सरकार द्वारा लागू की गई नई पेंशन व्यवस्था कर्मचारियों के साथ बड़ा धोखा है। उन्होंने कहा कि 36 विभाग के करोड़ों कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन बहाल करने की बाबत सरकार से लगातार मांग की जा रही है। इस क्रम में अब आगामी 10 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सरकार को 2 टूक चेतावनी दी जाएगी। पुरानी पेंशन बहाली मोर्चा द्वारा इस बार फिर बड़े आंदोलन की रणनीति बना ली गई है। 10 अगस्त को दिल्ली में महारैली होने जा रही है। रामलीला मैदान में कई संगठन इस रैली में शामिल होंगे। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एक बड़ी रणनीति के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसे लेकर के लक्सर में भी आज कई संगठनों ने मीटिंग की है और जनसंपर्क अभियान चला है। करीब 1 साल हो गया है लगातार ये जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ में दावा किया जा रहा है कि कुछ ऐसे प्रदेश है जहां इनकी मांग को पूरा कर लिया गया, यानी कि पुरानी पेंशन बहाल कर दी गई है। तो दूसरे जो राज्य हैं, उत्तराखंड भी इसमें शामिल है, इनमें पेंशन बहाल क्यों नहीं की जा रही है, ये भी उनके प्रस्ताव में शामिल है। जसप्रीत सिंह, न्यूज़ इंडिया, लक्सर। जैसा कि 2005 से सरकार ने पुरानी पेंशन जो है वो बंद कर दी थी, नई पेंशन लागू की है। तो पुरानी पेंशन बहाली के लिए हम देश भर में आंदोलन कर रहे हैं, जिसके लिए हमारे बहुत सारे मतलब कि कर्मचारी संगठन, बहुत सारे विभाग हमारे साथ 10 अगस्त की महारैली में वहाँ पे आ रहे हैं और निश्चित रूप से हमारी पुरानी पेंशन लागू होकर रहेगी। 10 तारीख को जो महारैली दिल्ली में होने जा रही है, इसको लेकर के हम जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। हर जगह स्कूलों में जा रहे हैं, अन्य डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, शिक्षा विभाग में जा रहे हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं सारे के सारे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। और हमारी एक ही मांग है सरकार से कि पुरानी पेंशन बहाल करो। बिल्कुल। हमारे साथ सहयोगी जसवीर जुड़ गए हैं। जसवीर, देखिए, संयुक्त मोर्चा एक बड़ा आंदोलन करने, एक बड़ी महारैली करने की तैयारी में है 10 तारीख को। बिल्कुल चारुल, सबसे बड़ी बात तो है कि ये मांग कोई नई मांग नहीं है। पिछले कई महीने से लगातार ये संगठन अपनी मांग कर रहे हैं और इसमें 36 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनके कर्मचारी यानी लाखों करोड़ों कर्मचारी हैं जो इन संगठनों से जुड़े हुए हैं। और इस बार की महारैली में ये तमाम कर्मचारी वहाँ एकजुट होकर के अपनी मांग रखने का दावा कर रहे हैं। अभी उत्तराखंड में अभियान चला जा रहा है। ये गांव-गांव जा करके छोटे छोटे प्रोग्राम, जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। जो इनके पदाधिकारी यानी कि जो राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली मोर्चा है उसके जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा ये छोटे छोटे नगरों में, शहरों में, गाँव में, स्कूल स्तर पर यानी हर जगह अपना कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं ताकि 10 अगस्त की रैली को सफल बनाया जा सके। इसमें रेल विभाग है उसके कर्मचारी भी मौजूद हैं और केवल पुलिस को छोड़ करके नहीं, पुलिस कर्मचारी मौन रूप से इन्हें समर्थन दे रहे हैं। बाकी संगठनों ने खुल करके बिल्कुल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और 10 अगस्त को यह तय कर लिया जाएगा कि आगे की रणनीति कैसे होगी और किस तरह की लड़ाई लड़ी जाएगी। चूंकि ये दावा कर रहे हैं कि पिछले 1 साल के भीतर इनके आंदोलन के जरिए ही 6 राज्यों ने जो पुरानी पेंशन बहाल कर दी है। जहाँ जहाँ भी गैर भाजपा सरकार है वहाँ इनकी मांग मान ली गई है और पुरानी पेंशन को तवज्जो दी गई है, यानी कि बहाल कर दी गई है। ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जहाँ जहाँ भाजपा सरकार है वहाँ उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन 2024 का जो चुनाव है वो महत्वपूर्ण है और इसलिए इसे आंदोलन को धार देने की तैयारी की जा रही है।
चलिए, बहुत शुक्रिया जसवीर इस तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड में 8.28 लाख कार्ड धारकों का निःशुल्क इलाज आयुष्मान योजना के तहत किया जाएगा। प्रदेश में 51.44 लाख से अधिक लोगों के कार्ड बन चुके हैं। बड़ी खबर, योजना के तहत 102 सरकारी और 139 निजी अस्पताल सूचीबद्ध किए गए हैं। हर व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंचाया जाएगा। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण दरअसल जागरूकता अभियान चलाएगा। उत्तराखंड में लगभग 8.5 लाख कार्ड धारकों का निःशुल्क इलाज कराया जाएगा। आयुष्मान योजना के तहत निःशुल्क इलाज कराया जाएगा। और एक बड़ी खबर, उत्तराखंड में भारत चीन सीमा पर बनेंगी 3 सुरंगें। 57 किलोमीटर में सिमट जाएगी 490 किलोमीटर की दूरी। राज्य सरकार ने सड़क मंत्रालय को इसके लिए प्रस्ताव भेजा है। जोलिंगकांग और लफल के बीच की दूरी 42 किलोमीटर अब घट जाएगी। राज्य सरकार ने सड़क मंत्रालय को इसको लेकर प्रस्ताव भी भेज दिया है। उत्तराखंड में भारत चीन सीमा पर 3 सुरंगें बनाई जाएंगी। नैनीताल की नगर पालिका भवाली की आज हुई बोर्ड की बैठक में पत्रकारिता से जुड़े लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई। नगर पालिका भवाली में हुई बोर्ड बैठक में मल्टी प्रेस क्लब के लिए प्रस्तावित पार्किंग के पास भूमि आवंटित करने के लिए प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। पालिका अध्यक्ष संजय वर्मा ने बताया कि लंबे समय से पत्रकारिता जगत से जुड़े लोग प्रेस क्लब बनाए जाने की मांग कर रहे थे, जिस पर आज हुई बोर्ड बैठक के दौरान सभी सभासदों ने अपनी सहमति प्रदान की। उन्होंने कहा कि मल्टी प्रेस क्लब बनने से पत्रकारों के साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों को भी इसका फायदा होगा। संजय वर्मा ने बताया कि प्रेस क्लब भवन निर्माण के लिए नगर पालिका द्वारा सहायता राशि उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। आज कैची धाम हो या चाय बागान हो, चाहे वो जितने भी घोड़ाखाल गुलजू का मंदिर हो, तो सारे विश्व पर्यटक स्थल पे एक पहचान इस क्षेत्र की बन चुकी है, ताकि पत्रकारों को वहाँ पर बैठक करने के लिए अपने किसी भी अधिकारी का उसका पक्ष जानने के लिए एक प्रेस क्लब की बहुत ज़रूरत थी, तो उसका प्रेस क्लब प्रस्ताव किया है। उसके साथ साथ वो प्रेस क्लब मल्टी कार्यक्रम आएगा, क्योंकि अधिकारी को भी जब यहाँ पर किसी भी विभाग की बैठक करनी है तो कहीं भी एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ बैठक कर सके, तो मल्टी काम में आने के लिए प्रेस क्लब के लिए एक नाली भूमि की व्यवस्था यहाँ पर कर दी। चलिए आगे बढ़ेंगे। लक्सर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में सैकड़ों आशा कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य विभाग पर उनकी अनदेखी का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। इस दौरान उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर स्वास्थ्य विभाग ने उनकी बातें नहीं सुनी और उनके साथ निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई तो वो सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देंगी। उसने मांगे उससे 20,000 में समझौता होगा 100 बहनों ने इकट्ठा करके, क्योंकि हमारी जो आशा बहन है वो भी इतनी सक्षम नहीं है, उसके सर पर उसका पति भी नहीं है, लेकिन हम समझौता नहीं करेंगे। अब वो 1,80,000 तक की मांग पर उतरा हुआ, सर बताओ हम कहाँ से देंगी? हमें 33 रुपए पर डे के हिसाब से भी बहुत कम पैसा मिलता है। ये बताओ सर 33 रुपए में कौन आज के टाइम में काम कर रहा है? हम चाह रहे कि हमारी जो आशा बहन है उसका साथ दिया जाए, और दिन रात उसका यही काम है, रात दिन का काम है। सर अगर उसे कुछ भी होता है भविष्य में तो जिम्मेदारी उस लड़के की होगी या होगी विभाग वालों की। बहिष्कार करेंगे, उसके बाद में फिर हम अपना जो है इस्तीफा पत्र दे देंगे। और ये पूरा लक्सर ब्लॉक, खानपुर ब्लॉक, मतलब पूरा जिला और पूरा उत्तराखंड हमारे साथ में है। हमारी सारी आशा 6 तारीख को मेरे संज्ञान में लाया गया था कि संजीव बीचन और कि उनकी जो पत्नी है बीना नाम से, उनके साथ उन्होंने टीकाकरण कराया और उसके अंतर्गत उन्होंने दवाई खाई, जिस कारण उन्हें गर्भपात का उन्होंने आरोप लगाया कि हुआ है। इसके अंतर्गत हमारी विभागीय कार्रवाई की जा रही है और उसके अंतर्गत सारे प्राइवेट आशाओं और सबसे एएनएम जो भी जिसमें टीकाकरण उस दिन किया था, तो सुबह जैसे ही इसकी जाँच हो जाएगी तो वो सीएमओ सर को देते और प्रशासन को देते, उसके अंदर कार्रवाई की जाएगी।
वहीं आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत गंगोली हाट और बेरीनाग में कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। आशा कार्यकर्ताओं ने बताया कि पिछले 9 महीने से भुगतान नहीं किया जा रहा और न ही मोबाइल फोन दिया जा रहा है। पहले भी कई बार इन मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। ब्लॉक अध्यक्ष उमा महरा ने के नेतृत्व में आशा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। साथ ही मिशन इंद्रधनुष और हेड काउंट सर्वे का कार्य नहीं करने की बात कही। आज गंगोली हाट ब्लॉक की समस्त आशा कार्यकर्ता 1 अगस्त से धरने में बैठी है, क्योंकि 9 महीने से किसी उधर डिस्ट्रिक्ट में किसी भी आशा कार्यकर्ता कोई भी पैसे का भुगतान नहीं हुआ। इसलिए हमें मजबूरन 1 अगस्त से पूर्णकारी बहिष्कार और धरने में बैठने को मजबूर होना पड़ा। दूसरी मांग हमारी ये है, 2020-21 में कोरोना रोकथाम हेतु प्रत्येक राजस्व के हिसाब से जिलाधिकारी के माध्यम से 5,000 की धनराशि डाली गई थी। 7 ब्लॉकों में वो पैसा 2021 में आया और आशा कार्यकर्ताओं ने उस पैसे को खर्च किया। गंगोली हाट ब्लॉक में आज तक वो पैसा हमें प्राप्त नहीं हुआ है। बेरीनाग निवासी रेनू धारियाल को करीब 8 साल पहले लंबे करने का शौक हुआ करता था। धीरे धीरे ये शौक जुनून में बदल गया। आज रेनू धारियाल के बालों की लंबाई 8 फीट 7 इंच है। हल्द्वानी के कटघरिया की रहने वाली रेनू धारियाल ने लंबे बालों का न सिर्फ रिकॉर्ड बनाया है, बल्कि अपने बालों को आर्थिकी का भी जरिया बनाया है। रेनू को बचपन से बाल बढ़ाने का शौक था, लेकिन सन 2015 से बाल बढ़ाने का जुनून शुरू हो गया। रेनू अब लिम्का बुक ऑफ गिनीज बुक में भी अपना रिकॉर्ड दर्ज करवाने की कोशिश में है। सबसे पहले सन 2020 में मैंने इंडिया बुक में अपने लंबे बालों का रिकॉर्ड बनाया। उसके बाद मैंने उत्तराखंड बुक में अपने लंबे बालों का रिकॉर्ड बनाया। तब मेरे बालों की लेंथ 95 इंचेस थी। उसके बाद सन 2021 में मुझे उत्तराखंड आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया। अभी मैंने अपने लंबे बालों का रिकॉर्ड बनाया है सन 2023 में इंडिया स्टार वर्ल्ड रिकॉर्ड में। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।